ओम शांति, नमस्कार। हमारे साथ आज कैप्टन अमित कुमार जी है, जो कि एक मैरिन पायलट है। आइए सुनते हैं उनके कुछ प्रोफेशन के अनुभव, राज्यों का भी वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारी बात उनके मुख से सुनेंगे। ओम शांति भैया। ओम शांति दीदी। कैसे हैं? बहुत अच्छा। आप बहुत सालों से राज्यों का प्रैक्टिस करते हैं और आपका ये जो प्रोफेशन है, देश विदेश में जाना, बहुत लोगों से मिलना, और ऐसे प्रोफेशन में आप राज्यों का कैसे प्रैक्टिस करते हैं और ये क्या संभव है? बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, हमारा प्रोफेशन बहुत लोगों से, नए नए लोगों से मिलना एंड ऐसे कल्चर्स से मिक्स करना। जैसे कई बार चाइना भी जाते हैं, शिप लेकर के जाते थे। अब तो मरीन पायलट के तौर पे काम कर रहे हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में। बट स्टिल आज भी हमें बहुत सारे नेशनलिटीज़ से मिलना होता है। कई बार ग्रीक कैप्टन्स मिल जाते हैं, कई बार चाइनीज़ कैप्टन मिल जाते हैं जो आपकी भाषा ही ना समझें। तो ऐसे लोगों से मिलना और हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति बना कर रखना, और जो पर्टिकुलर काम आप कर रहे हैं उस पर टोटली फोकस्ड रहना, उसमें राज्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कैप्टन्स होते हैं, दे आर वेरी पोलाइट एंड दे आर वेरी फ्रेंडली टू द पायलट्स, बिकॉज पायलट्स जो मरीन पायलट्स होते हैं जब शिप पे जाते हैं, दे रीच आउट टू द शिप एज एन एडवाइज़र। सो master or the captain of the ship still remains the overall in charge. तो उनके अंदर वो एक तो ईगो फैक्टर रहती है कि पायलट वट एवर यू आर बट आई एम द बॉस। सो एनीवे, बट एज ए पायलट सबसे पहले तो हमें वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री। जैसे ही अगर कुछ हमारे उनके बीच में गड़बड़ हो जाएगी तो वो हमेशा दिमाग में ही रखेगा कि मैं इंडिया के एक पोर्ट में गया था, वहाँ पे मुझे ऐसा पायलट मिला था जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया था। जी, तो एक तो नेशनल प्राइड भी हमारे साथ, देश को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी जी। तो बिकॉज वी आर द फर्स्ट पीपल हु मीट अदर नेशनैलिटीज हु कम बाय द शिप। तो सबसे पहले तो वो चीज़ हमेशा मन में रखना, वो हमेशा हो नहीं पाता। तो अगर राज्यों का अभ्यास आप करते हो तो यस, यू स्टे इन प्रेजेंट। आप अपने सर्कमस्टांसेस को बहुत बारीकी से, सूक्ष्म रूप से, अंदर से समझते हैं। कोई भी सिचुएशन किस तरह से डेवलप हो रही है उसको आप बहुत ही क्लियरली और माइन्यूटली देख पाते हैं। परसेप्शन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। जो परसेप्शन की बात हम करें तो मरीन पायलट्स के लिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है, क्योंकि आप आई कैन से थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ कार्गो को कैरी करने, लैक्स भी, कई बार लाख 1.5 लाख टन का वजन को आप शिप को हैंडल करते हैं। उस वक्त में थोड़ा सा अगर कोई इधर उधर हो जाए बात तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो वैसे में आप सिचुएशनल अवेयरनेस रख करके और ये ध्यान रखते हुए कि आप एक इंडियन नेशनल हो हु इज़ वेलकमिंग समबडी कमिंग टू योर नेशन, तो सबसे पहले तो वो फीलिंग होनी चाहिए। तो यस, हम सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो ब्रह्मा कुमारीज़ में सिखाया जाता है, पहले ही दिन सिखाया जाता है कि आप आत्मा हो, तो वहाँ ही सारी बैरियर्स ख़त्म हो जाती हैं। वो चाइनीज़ हो या फिलिपिनो हो या ग्रीको हो, इट डजंट मैटर। सबसे पहले तो वो आत्मा है। तो जैसे वो आत्मा है, वो भगवान का बच्चा है, वैसे मैं भी भगवान का बच्चा हूँ। तो एक हर्ष की फीलिंग, जो स्वीट फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग आ जाती है, वहाँ से ही सब कुछ सुधरना शुरू हो जाता है। वेयर एज व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग, जो हमारे जो सीनियर पायलट्स को हम देखते थे, तो दे हैव दिस कॉन्शियसनेस, आई एम द पायलट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग विद इन द पीरियड आई एम ऑन बोर्ड। तो वो फीलिंग के साथ वो अपना ईगो लेकर चले जाते हैं। एक तरफ कैप्टन का ईगो, दूसरी तरफ पायलट का ईगो, कभी कभी बहुत ज़बरदस्त क्लैश होता है। तो वैसे सिचुएशंस मैंने देखा कि राज्यों का अभ्यास करते हुए पिछले 5 सालों में मैंने कितने ही ना शिप, मुझे लगता है मैंने 1400 प्लस शिप्स मूव कर चुका है। 1400 प्लस, आई थिंक 1430 और समथिंग लाइक दैट। अभी मेरा नंबर चल रहा है। सो
एंड यू कैन थिंक उतना सारा टनेज भी है अटैच टू दैट मनी नंबर ऑफ शिप मूवमेंट्स, एंड आज तक एक भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया। उससे पहले जब राजयोग का आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, दीदी उस समय उसका स्थिति, आपका स्थिति कैसा होता था? अच्छा, वो भी थोड़ा उस टाइम में आई वाज वर्किंग एज अ मास्टर कैप, मतलब कमांड मिल चुका था, लेकिन उसके पहले का जो जर्नी रहा 1994 से लेकर के 2008 तक, तो वहाँ तक मैं अंडर ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंट जो ऑफिसर्स रैंक्स होते हैं वो लेकर के चलता गया। तो चीफ मेट इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जो रैंक होता है, बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां रहती हैं और प्रैक्टिकल थिंग्स को करने का उनके ऊपर ही, जैसे कैप्टन इज द ओवरऑल इंचार्ज, ही कैन गाइड द चीफ मेट, लेकिन चीफ मेट को ही प्रैक्टिकली करना है। तो बहुत मेहनत करता था मैं, भागता रहता था, और रिसोर्स होते हैं, बाकी ऑफिसर्स भी आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी तो लोगों के ऊपर चिल्लाना, लोगों को डांटना, उनको पकड़ पकड़ के काम कराना। तो तब तक तो राजयोग का पता ही नहीं था बिल्कुल, और ऑफ कोर्स आई वाज नॉट मैरिड आल्सो दैट टाइम, तो भाग करके सब काम करता था। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम में एफर्ट थे 100% और रिजल्ट वॉज 70% 60% जो मेरे एफर्ट का रिजल्ट मुझे मिलता था। बाकी जब राजयोग का अभ्यास शुरू हुआ जीवन में, और जब देखा कि एफर्ट जो हम कर रहे थे, फिजिकल एफर्ट, एज ए कैप्टन नॉट रिक्वायर्ड। कैप्टन की अपनी एक गरिमा होती है, एक अपने पद की गरिमा होती है, उसको मेंटेन करने के लिए भी एक दूरी जरूरी होती है। अगर हर काम वो खुद करे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? आई मीन दे स्टार्ट फीलिंग कि व्हाट, क्या आदमी है। तो वो चीज़ों को समझना जरूरी था सबसे पहले। तो उसी वक्त मेरे जीवन में राजयोग आ गया था, तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत आसान हो गया। और फिर हमने देखा कि कई बातें होती हैं कि आपने सोचा और वो हुआ, और हुआ ही पड़ा। कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। एज ए कैप्टन आई वाज सेलिंग, और एक मुश्किल वेदर से शिप गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए थे, बहुत ही क्लोज बाय एक डिप्रेशन डेवलप हो गया था। शिप न्यूजीलैंड से इंडिया आ रहा था, और न्यूजीलैंड में ही हमने एक बड़ा सा एक इंजन रूम का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेयर रिसीव किया था, और समय की कमी की वजह से हमने उसको शिफ्ट नहीं किया था। हमने उसको ओपन डेक पे ही सिक्योर करके रखा था, बट सिक्योरिंग भी उतना अच्छा नहीं था, और उस रात बहुत शिप रोल पिच शुरू हो गया। एंड उस वक्त मैं बिल्कुल ही राजयोग में नया था बट इतनी बात समझ आ गई थी कि हमारी पॉजिटिविटी बहुत असर करती है। तो जैसे ही वो शुरू हुआ, अराउंड 11:30 थर्ड मेट कॉल्स मी एंड सेज कि सर प्लीज़ आप ऊपर आइए। आई रश टू द ब्रिज। तो ब्रिज पे देखा, एक तरफ चीफ इंजीनियर खड़े हैं, एक तरफ थर्ड मेट खड़ा है, और एक तरफ हेल्प्समैन खड़ा है जो व्हील ऑपरेट करते हैं। वो लोग सब नीचे देख करके, और जैसे ही कुछ हो तो बोलते हैं गया ऐसे शब्द सुनने को मिले। तो मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है। देन आई लुक डाउन एंड देखा सामने में ब्रिज के नीचे में वहाँ पे वो ये पड़ा हुआ है। मैं पूछा क्या हुआ बड़ा साहब? चीफ इंजीनियर को हम लोग बड़ा साहब कहते हैं शिप पे। क्या हुआ बड़ा साहब? तो उन्होंने कहा कि सर सिलेंडर हमने रिसीव किया था, उसको सिक्योर नहीं किया, और पानी आ रहा है डेक पे और वो हिल रहा है, वो चला जाएगा। इट वॉज हिज वर्ड्स, इमीडिएट वर्ड्स, वो चला जाएगा पानी में। व्हाट आर यू टॉकिंग? नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग किस लिए हैं, यू डोंट वरी। तो एक बार और ऐसे ही रोलिंग हुआ और पानी ही आया, तो फिर इन लोगों ने ऐसी आवाज की, मैंने कहा गेट आउट ऑफ द ब्रिज। सबसे पहले मैंने बोला प्लीज गेट आउट ऑफ द ब्रिज, आई डोंट वांट यू ऑन द ब्रिज। आप फालतू के नेगेटिव एनर्जी आप यहाँ पे मत प्रमलगेट करिए। देन आई लुक्ड, बहुत कॉन्फिडेंस में था राजयोग का अभ्यास, और बाबा को तुरंत याद किया, और मैं नीचे देखा, और अगला ही एक बड़ा सा वेव आया, एंड जहां पर हम फोकस करके देख रहे थे, जैसे पानी हटा दैट थिंग वाज नॉट देयर। मेरे तो दिल ने धक से बोला ये क्या हो गया। मैं तो सबको बोल रहा था कि भाई पॉजिटिव सोचो, और वो तो लगता है चला गया, बट नो, देयर वाज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। वो सामान जहां था, बाबा को मैंने बोला था बाबा प्लीज सेव,
वो सामान वहाँ से उठकर ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गया जहाँ से उसके बाद हमें ना भी अगर सिक्योर करते तो भी वो हिलने वाला नहीं था. इट वॉज इन अ वुडन बॉक्स, तो इजीली उड़ जाता था वेव्स के साथ. और ऐसी जगह पे जाकर सेट हो गया कि बिल्कुल वहाँ से फिर हिलने का उसका चांस नहीं था. और डैमेज क्या हुआ, जस्ट एक फायर हाइड्रेंट का एक व्हील टूटा बस. दैट इज हमेशा हमारे पास स्पेयर रहता है. तो देन आई गॉट हैप्पी. थैंक यू बाबा सबसे पहले. उसके बाद चीफ इंजीनियर को बोला कि देखा बड़ा साहब, ऐसा नहीं होता, हम लोगों के ऊपर भी कोई है. जब तक वो नहीं चाहे हमारा कुछ बाल बांका नहीं हो सकता. तो ऐसे तो वो कभी भी नहीं चाहता. बाद में समझ आई कि वो कभी भी नहीं चाहता बच्चों का कोई बाल भी बांका हो. बट देन हमारा एक्शन फिर शुरू हुआ. फिर हमने शिप को टर्न किया, प्रॉपरली क्रिएट किया. उस जो सामान को जो ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन में शिफ्ट हो चुका था, प्रॉपरली लैश किया. एंड देन वी कंटिन्यूड विद द जर्नी. एंड वो बड़ा सा फिर याद करते हैं कि सर हमारा जॉब बच गया. इट वॉज हिज जॉब एट स्टेक. हमसे तो सवाल पूछे जाते डेफिनेटली, बट उनसे ज़्यादा पूछा जाता कि नया स्पेयर दिया था तुम्हें, व्हाई डिडंट यू सिक्योर. आपके पास समय था, क्योंकि इट वॉज द सेकेंड डे ऑफ सेलिंग. आप सेम नाइट में हो जाता तो अलग बात थी कि टाइम ही नहीं मिला, है ना. तो इट वॉज ग्रेट सेव बाय. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस लाइफ में आए जहाँ पे मैंने देखा कि राजयोग और आपकी पॉजिटिव सोच चीज़ों को बदल देती है. विश्वास जी चीज़ें बदल देती हैं. एंड आई हैव सीन एज अ कैप्टन ऑफ द शिप दोज डेज में कि जब मैं राजयोग में धीरे धीरे पक्का हो रहा था, मैंने देखा कि जो कैप्टन की भावना, सोच, विचार, उसका पूरे शिप पे असर पड़ता है दीदी. अभी तो आप कैप्टन बन गए. अभी जो कैप्टन्स है उनके लिए ऐसा मैसेज देना, क्योंकि आप दोनों का अनुभव आपको है. जी तो मैं बिफोर और आफ्टर. जी बिल्कुल. तो इसीलिए कैसा एक कैप्टन होना चाहिए जो शिप को और सबको अच्छे से ले सके, चला सके. मैं अभी भी अब तो मैं मरीन पायलट हूँ दीदी, तो अब मुझे शिप पे जाना नहीं पड़ता सेलिंग के लिए. तो मैं जब कभी भी किसी भी कैप्टन से मिलता हूँ तो आई ट्राई टू सी, अगर उनका इंक्लिनेशन है थोड़ा भी, तो एक तो मैं इमीडिएट परिचय दे देता हूँ कि भाई दिस इज़ वन गुड थिंग विच यू मस्ट डू इन योर नेक्स्ट लीव. आप जैसे छुट्टी में जाओ, जाकर के 7 डेज का कोर्स कर लो. और कई बार ऐसे देखते हैं लोग बहुत चिंतित होते हैं, बिकॉज वर्क प्रेशर है ना, तो प्रेशर की वजह से घर से भी प्रेशर रहता है. दूर तो रहते ही हैं, और प्लस द फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पलेस, कि अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए दे कांट डू एनीथिंग. मतलब दे कैन ओनली रिसीव द कॉल और परेशान हो सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते. इमीडिएट नोबडी इवैक्यूएट्स यू, कि आप मिडिल ऑफ द ओशन हैं, आपको वहाँ से हेलीकॉप्टर से उठा करके जहाँ घर पहुँचा दिया जाए, नहीं हो सकता. सो मिनिमम डिले इज टिल नेक्स्ट पोर्ट. तो टिल नेक्स्ट पोर्ट तक जाने की भी शक्ति तो चाहिए. तो वो शक्ति के लिए राजयोग बहुत ज़रूरी है. तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जिनसे भी मिलता हूँ आज के डेट में, या फिर हमारे मरीन फील्ड में भी, जो पायलट्स के ग्रुप में भी, हमेशा सबको कहता हूँ, हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि राजयोग का अभ्यास करें तो आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं. जो आपको मिला है, जो मुझे मिला है. ये तो आपकी प्रोफेशन की बात रही, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ आपकी रुचि होगी जो आप करना चाहते होंगे. बिल्कुल. उसमें भी मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा दीदी. मेरा संगीत के साथ बचपन से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा था. सो आई यूज्ड टू जैसे मेरा 10th पास हुए थे, हालांकि परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा डिमांड कुछ ऐसा नहीं था. फिर भी मेरी मदर ने मुझे एक कीबोर्ड गिफ्ट किया था. जस्ट बिकॉज मैं पड़ोसी के पास जाता था, उनका छोटा सा कीबोर्ड प्ले करता था, मुझे अच्छा लगता था. तो संगीत के साथ ऐसा मेरा रिश्ता रहा शुरू में. उसको मैंने कभी मरने नहीं दिया. इवन जब ज्ञान में नहीं था तो भी मैंने मरने नहीं दिया. आई डिडंट लेट इट डाई. आई ऑलवेज यूज्ड टू कैरी सम इंस्ट्रूमेंट टू द शिप. अच्छा. सम इंस्ट्रूमेंट. तो शुरू में तो अब क्या बजाते हैं? ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, बट खुद के लिए मैं आई यूज्ड टू प्ले माउथ ऑर्गन. कीबोर्ड थोड़ा बहुत बजा लेता था. गाना खुद भी गाता हूँ. और उसके अलावा भी बाद में, अभी जब
धीरे धीरे मैंने देखा कि चूंकि राजियों का अभ्यास नहीं था और जीवन में ऐसे परिवर्तन आए कि धीरे धीरे म्यूजिक से रिश्ता टूटने लग गया था। जहाज पे इंस्ट्रूमेंट ले जाना छोड़ दिया। कभी लेके भी जाता था तो पूरे टेन्योर में, मतलब 8 महीने जहाज पे हैं, 9 महीने 1 या 2 दिन कभी निकाला होगा। तो गिटार था उस वक्त मेरे पास, तो कभी निकाला होगा तो बस वही कभी ऐसे पार्टी में मैं नहीं तो कोई और बजा ले, तो मतलब एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज होता था कभी कभी। लेकिन अब जबकि जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि अब मुझे बहुत समय मिलता है। कैसे भैया? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, तभी भी आप बिजी थे, अभी भी बिजी हो। हाँ बिल्कुल, उस वक्त में भी मैं समय निकाल सकता था, लेकिन शिप पे जब था ना तो ज्ञान नहीं होने की वजह से काम को पेंडिंग करने का बहुत गंदा आदत था। तो मैं काम लेके बैठा रहता था ना, ये फाइल उधर पड़ा, वो फाइल उधर पड़ा। बाद में धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होना, ज्ञान में आने के बाद से हमारा जो सारी जो दिनचर्या वो ऑर्गेनाइज हो बिल्कुल जाता है, ऑर्गेनाइज तो हो ताकि गई, हमको टाइम मिल तो जाता उसमें है। से टाइम मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ आने के बाद अब शिफ्ट में काम करते हैं। कई लोगों के लिए ये शिफ्ट भी बहाने बन जाते हैं कि इतने शिफ्ट में काम करते हैं, कभी रात में काम करें, कभी दिन में काम करें, बॉडी क्लॉक सेट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि शिफ्ट होने दीजिए, जो भी होने दीजिए, बट मेरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो तो फिर भी कर रहा हूँ। व्हाई नॉट ऐड ऑन समथिंग? तो मेरा अमृत वेला फिर भी मैं आई डू माई बेस्ट टू मेक श्योर कि मैं अराउंड 3:30 to 5 o'clock आई एम अवेक एंड डूइंग माई राजयोग अभ्यास। वो मैं पूरी तरह से एफर्ट डालता हूँ। फिर कभी कभी शायद नहीं भी हो पाता है, कई बार शिप पे रहता हूँ तो दैट विद इन दैट पीरियड तो नहीं हो पाता है, बट एनीवे हमारा एफर्ट हमेशा उस तरफ रहता है। एंड दैट इज़ द चार्जिंग टाइम। चार्ज हो गए तो बाकी उसके बाद फिर मुरली क्लास मेक श्योर करना है कि पूरे दिन में अगर सुबह के क्लास में नहीं गए तो शाम में भी मतलब अगर किसी हालत में नहीं कर पाए, हो तो क्लास में जरूर आते हैं या घर में पढ़ते हैं? जरूर जाएंगे क्लास में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई भाई बहन ये बहाना करते हैं कि हमारा प्रोफेशन है, हम बिजी है। बिल्कुल, तो ये सब बहाने हैं, अपनी कमजोरी हमारे अंदर भी आई थी ये सब चीजें। अभी भी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी जब रोज आलस से कभी ओवरटेक कर जाता है हमारे डिटर्मिनेशन को, दैट इज द टाइम यू फील कि नहीं आई डिड अ मिस्टेक, तो उस दिन चार्ट में मुश्किल हो जाता है। तो यस, ऐसे सिचुएशंस में हम कोशिश करते हैं कि हमारा एफर्ट्स हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहे, क्योंकि बड़े समय का वो भी है ना दीदी, बहुत जल्दी से नहीं चला जाता। तो एनीवे तो फिर समय मिलना शुरू हो गया। तो अभी के समय में मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट पिकअप किया है और अभी इस बार मैं डिटरमिन्ड हूँ कि ये तबला मैंने पिकअप किया है। जी, हमारे घर पे टीचर आते हैं, हमको ट्यूशन दे रहे हैं एंड फर्स्ट ईयर का एग्जाम मैं जनवरी या फरवरी में दूंगा। आई एम डिटरमिन्ड टू डू ग्रेजुएशन विद तबला। तो मैंने म्यूजिक को वापस से रिवाइव कर दिया। सो दैट्स व्हाट आई फील ग्रेट अबाउट। आई एम थैंकफुल टू गॉड। यहाँ होता है तो आपसे माउथ ऑर्गन भी बजाते, लेकिन एक गाना आपसे जरूर सुनेंगे। बड़ा मुश्किल है दीदी, बाबा के सारे गीत जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट ऐसे मैं आई हैव नॉट कम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट कोई बात नहीं, जैसे भी हो। एक्सक्यूज मी, अगर मैं क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं हूँ, अगर नहीं ठीक कर पाया तो प्लीज एक्सक्यूज मी। बहुत अच्छे बोल हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी हमारे दर्शकगण। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद को कर लो, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। मैं समझता हूँ कि कुछ मत करो, आप सिर्फ म्यूजिक ही उठा लो ना। बाबा के एक गाना में एक शब्द में इतनी शक्ति और इतना अच्छे से लिखे हुए हैं। ये मैं सोचती हूँ कि ये गीत हमारे रमेश भाई और सुधीर पाल भाई जी ने इसका धुन बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। आपने बहुत अच्छी अपनी जो जीवन यात्रा है, जो आप पानी में जाते हो, इतनों को साथ लेके जाते हो, अभी भी इस दुनिया में जो पड़े हुए हैं दलदल में, उन सबको उठाना ये हमारा फर्ज है।
तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबने सुना अमित भाई जी के अनुभव, अपने प्रोफेशन में रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए कितने बैलेंस करते हैं। राज्यों का प्रयोग से उनके जीवन में कितनी बड़ी परिवर्तन आई, और साथ में वो अपनी जो हॉबी है गीत गाने की, और कुछ मतलब जैसे कुछ भी उनके अंदर जो कला है उसको भी उन्होंने छोड़ने नहीं दिया, उसको भी करते हैं। और हमने उनका गीत भी सुना। तो फिर मिलेंगे ऐसे अनुभव के साथ। ओम शांति।